हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंस क्लासेस में। और आज मैं हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए हिंदी का सब्जेक्ट किस प्रकार से तैयार किया जाए जिससे उनका अच्छा नंबर कलेक्ट हो सके, उस विषय का वीडियो लेकर आया हूँ कि हिंदी विषय के अंतर्गत जो पेपर आता है वो किस प्रकार से, तो उसमें गद्य आता है, पद्य आता है, संस्कृत आता है, व्याकरण आता है, काव्यगत सौंदर्य, खंडकाव्य और निबंध, इतनी चीजें उसमें आती हैं। और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको उचित समय का प्रबंध, मतलब जो टाइम लिमिट, टाइम टेबल बनाकर उचित समय का प्रबंध करके संपूर्ण पाठ्यक्रम को एकाग्रता करके, मतलब पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसका रिवीजन करना है। विषय को, किसी भी टॉपिक को आपको रटना नहीं है। रटेंगे तो जितनी देर रटेंगे उतनी उसके कुछ देर बाद उसे भूल जाएंगे, बस उतनी देर आपको याद रहने वाला, उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो रटना नहीं है, भली भांति हर टॉपिक को समझकर याद करना है आपको। क्लियर। अगले टिप्स के अनुसार जो आपको पोएट्री पोर्शन यानी काव्य खंड जो है आपका, उसको जो पढ़ने बैठिए तो जो उसमें काव्यगत सौंदर्य होते हैं, रस, छंद, अलंकार, ये काव्यगत सौंदर्य होते हैं, इनको अंडरलाइन जरूर कर लीजिए या हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। और परिभाषा और उसके उदाहरण, मतलब ये उसकी काव्यगत सौंदर्य जो होगा, जो रस, छंद, अलंकार होंगे, इनकी परिभाषा है, इनकी डेफिनेशंस और इनके एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण आपको बहुत ढंग से पढ़ने हैं, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इससे दो फायदा आपका होगा। एक तो आपके कविता में काव्यगत सौंदर्य आप आराम से ढूंढ के निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो व्याकरण पोर्शन में आता है, रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोरठा, ये सारी चीजें आपको व्याकरण पोर्शन में भी तैयार होती रहेंगी। गद्य प्रोज जब पढ़ने बैठे तो प्रोज के अंतर्गत जो राइटर्स होंगे उनकी जो जितनी भी प्रोज की लिखी हुई पोर्शन यानी गद्य खंड जो लिखा हुआ है, प्रत्येक को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, रटिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि आपको रटना नहीं है, पढ़ना है, समझना है। कोई भी क्वेश्चन याद करने के लिए रटिए मत, उसे समझिए। तो उसी तरीके से हर लेसन को ढंग से समझिए, उसके जो मूल भाव है उसे समझिए और सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और उस लेसन का जो उद्देश्य है, जो एम है, और उसकी भाषा शैली अपने शब्दों में लिखिए। मतलब उसका सारांश भी अपने शब्द में लिखिए, उसका उद्देश्य, उसकी भाषा शैली सब अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। ये किताबी लैंग्वेज का मत यूज कीजिए। आपको जो समझ में आ रहा वो लिखिए। शब्द रचना के तत्व, मतलब जो वर्ड फॉर्मेशन के होते हैं, जो वर्ड फॉर्मेशन होता है उसके तत्व क्या होते हैं? उपसर्ग होता है, परसर्ग होता है, समास, पर्यायवाची, तत्सम शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लें एवं अभ्यास करें, जिससे प्रश्न को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे। जो व्याकरण और वर्तनी जो होती है, जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो ना होने पाए। तो नए शब्द की रचना एवं वाक्य के गठन में सहायता मिले, मतलब नया शब्द बना सके या उससे संबंधित कोई सेंटेंस बनाना हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आपको जो वर्ड फॉर्मेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। परीक्षा से पहले, मतलब एग्जाम 16 फरवरी को एग्जाम है आपका, उससे पहले आपको कम से कम 3 से 4 मॉडल पेपर सॉल्व करने ही करने हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि आप हिंदी का पेपर कितनी देर में सॉल्व कर सकते हैं और उसमें आपके सामने क्या क्या दिक्कतें आएगी, जिससे कि आप उस पर काम कर सकें। तो एग्जाम से पहले आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है। और पेपर पाते ही, जैसा पिछली वीडियो में चल रहा था, पेपर पाते ही शुरू मत हो जाना। पेपर पाने के बाद उसे कम से कम पढ़ना। पेपर में ही बताया जाता है 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है, तो मतलब प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है और जो उत्तर अच्छे से आता है उसी उत्तर से अपनी कॉपी को लिखने की शुरुआत करनी है। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं उनका जो उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें अनर्गल शब्दों का प्रयोग कीजिए, बस एक लिमिटेड, जैसे उसमें दिया जाता है कि हाँ 120 शब्द में लिखने हैं, तो 120 शब्द में लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन सटीक लिखने की कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न में पूछा गया उसका सटीक उत्तर यदि मैं दे ले गया और 120 शब्द से कम भी हो गया तो कोई बात नहीं, नंबर आपको उसमें पूरे मिलेंगे। ये नहीं आपने 300-400 शब्द लिख दी और अनर्गल चीजें भरते चले गए। एग्जामिनर जब भी इतना लंबा आंसर चेक करेगा तो इरिटेट होगा, और इरिटेट होगा तो निश्चित है नंबर कम ही देगा आपको। तो लॉन्ग आंसर जब भी लिखे एकदम सटीक लिखिए। जैसा मैंने बताया है कि पेपर में कैसे लिखना है, किस प्रश्न का कितना उत्तर देना है, ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। कितने नंबर प्रश्न के लिए कितना बड़ा उत्तर लिखना है, ऊपर आई बटन पे एक वीडियो लिंक है, वहां जाकर उसे देखकर समझ सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि जैसे प्रश्न की मार्किंग की जाती है उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना रहता है। अब एक चीज ध्यान रखिए, आपके सामने समस्या आती है कि जो राइटर्स होते हैं, पोएट्स और राइटर्स, इनका जीवन परिचय याद करना आपके सामने समस्या आती है। तो एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, एक छोटी सी पर्ची, डायरी छोटी सी ले लीजिए, उस डायरी के हर एक पन्ने पर एक जीवन परिचय लिख लीजिए। किस प्रकार से लिखिए? उनका जन्म कब हुआ था, उन किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था,
उनका एजुकेशन कहाँ हुई थी, उनकी भाषा शैली क्या थी, उनकी रचनाएं क्या क्या थी, और उसके बाद उनकी डेथ, मतलब कब उनकी मृत्यु हुई थी, कैसे हुई थी। ये एक छोटी डायरी के एक पेज में इतना फ्लो चार्ट आपका बन जाएगा आराम से। तो इस फ्लो चार्ट को तैयार कर लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, इसे साथ में रखिए अपने, और एक बार पलट के दिन भर में जरूर देख लिया कीजिए कि हाँ ये क्या हुआ। इससे आपका ये होगा कि आपका वो पूरा जो कवि का, जो आप लेखक का जीवन परिचय आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाएगा। पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ ले और प्रश्न को अच्छी तरह समझकर उत्तर लिखना आरंभ करें। मतलब पैराग्राफ का जो प्रश्न होगा, जो बड़े बड़े उत्तर होते हैं, उनको उन प्रश्नों को 2 बार जरूर पढ़े। 2 बार पढ़ने से ये होगा कि आपके माइंड में उन प्रश्न का एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर मुझे इस तरीके से देना है। जब आंसर आपके माइंड में सेट हो जाए तब आप लिखना शुरू कीजिए, देखिए कितना अच्छा नंबर आपको मिलता है। निबंध, समस्या लिटरेचर में यही आती है, निबंध। बच्चे क्या करते हैं, निबंध को याद करने लगते हैं। आप निबंध याद मत कीजिए, निबंध का टॉपिक देखिए, कि जो निबंध आपके सामने आता है उसका टॉपिक देखिए, क्या टॉपिक है, और उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल आपके दिमाग में है उस मटेरियल को खंगालिए। कि हाँ, जैसे आ गया कि आपको चुनावी सभा का एक दृश्य लिखना है, तो चुनावी सभा के दृश्य में, चुनावी सभा आपने कई सारी देखी होगी, टीवी देखी होगी या फिर जाके लाइव किसी फील्ड में देखी होगी, किसी नेता की चुनावी सभा। तो जितनी भी मटेरियल आपके माइंड में वो सब निकाल लीजिए और उसे उसमें दिए गए हेडिंग के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करते हुए निबंध लिखना शुरू कीजिए। निबंध में जो चयनित प्रकरण होता है उसको प्रमुख बिंदु को में विभाजित कर लेना चाहिए। निबंध जो आपने सेलेक्ट किया हो उस निबंध को आपको कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स में विभाजित कर लेना है। जैसे प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार। प्रस्तावना शुरुआत, निबंध की शुरुआत प्रस्तावना से होती है, निबंध का अंत उपसंहार से होता है, बीच में हमारे सामने जो विषय विस्तार होता है उसी के अकॉर्डिंग नई नई हेडिंग्स बनती रहती है। निबंध लिखते समय एक चीज ध्यान रखिए, आपका जो निबंध लिखना है, जो आप लिख रहे हैं उसका जो टॉपिक है उसी के आसपास ही आपकी लिखनी चलनी चाहिए, उससे भटक के आप कहीं अलग मत चले जाए। तब लिखते लिखते ऐसा होता है कि कहीं कुछ मेन टॉपिक को पकड़ा और लिखते लिखते फ्लो में इतना बह गए कि उस टॉपिक से हटके आप कुछ और लिखने लगे, तो ऐसा मत कीजिए। निबंध टॉपिक के आसपास ही आपकी लेखनी चलनी चाहिए, जो टॉपिक आपने सिलेक्ट कर रखा है। संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित अनुवाद स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट संस्कृत में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन संस्कृत जो है हिंदी का कंपलसरी अंग है। तो संस्कृत, जब भी संस्कृत का जो आप एक्सप्लेनेशन करने बैठे, कोई भी श्लोक आया, कोई पैराग्राफ आ गया संस्कृत का, तो उसको हिंदी में लिखना रहता है। तो हिंदी में जब भी लिखने बैठे एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखे। लिखना तो पूरी कॉपी को साफ साफ है, लेकिन संस्कृत में कम इंटरेस्ट होने के कारण उसमें राइटिंग भी लोग खराब हो जाती है, इंटरेस्ट जब नहीं रहता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि संस्कृत भी आपको अच्छे नंबर दिलाती है, तो बेहतर यही होगा कि आप संस्कृत का भी अच्छे ही राइटिंग में लिखे। ये नहीं कि हाँ वो आखिरी में पढ़ गया, उसमें इंटरेस्ट नहीं तो उसकी राइटिंग खराब कर दी। राइटिंग हमेशा पूरी कॉपी में स्पष्ट लिखे। और जो अपने जिले में निर्धारित खंड काव्य है, एक खंड काव्य भी आपको लिखना रहेगा। जैसे कि गोंडा के जिले का खंड काव्य ज्योति जवाहर है, वैसे आपके जिले का कोई भी और खंड काव्य हो सकता है। तो उस खंड काव्य को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है। और अगर यदि आपने खंड काव्य नहीं पढ़ा होगा तो आपके सामने दिक्कत आ जाएगी और आपका उतने नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो खंड काव्य जरूर पढ़ लीजिए। तो ये थे कुछ हिंदी को तैयार करने के टिप्स। उम्मीद करता हूँ इन टिप्स के अनुसार आप 16 फरवरी का एग्जाम आप बहुत अच्छे से देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और मिलता हूं अपने अगले वीडियो में।